Hello students, very good morning and very warm welcome in our online classes at Shri Ram Integrated B.Ed College 17RB राइसिंग नगर। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं BA B.Ed सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर एक बहुत ही एमिनेंट पोम बाय लॉर्ड बायरन जिसका टाइटल है शी वॉक्स इन ब्यूटी। शी वॉक्स इन ब्यूटी एक बहुत ही फेमस शॉर्ट लिरिक है लॉर्ड बायरन की, और वन ऑफ द फेमस पोइम्स ऑफ लॉर्ड बायरन। शी वॉक्स इन ब्यूटी की बात करें तो ये बहुत फेमस वर्क्स में से एक थी, वन ऑफ द बेस्ट वर्क्स बाय लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन के कुछ फेमस कॉम्पोजिशंस में एक है, बहुत फेमस हुई है, शी वॉक्स इन ब्यूटी। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं इस पोइम को। बिफोर वी विल डू द पोइम करने से पहले हमें लॉर्ड बायरन के बारे में जानना नेसेसरी है। कौन थे लॉर्ड बायरन, लिटरेरी एरा कौन सा था इनका, और क्यों इतने फेमस थे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं लॉर्ड बायरन का एक शॉर्ट लिटरेरी बायोग्राफिकल इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम जानेंगे लॉर्ड बायरन की लाइफ के बारे में, उनके कैरियर के बारे में और उनकी कॉम्पोजिशंस के बारे में। ओके, शी वॉक्स इन ब्यूटी, आपको मैं बता दूं कि ये इन्होंने अपनी एक कज़न था इनका रॉबर्ट बिलमिट, उनकी पार्टी अटेंड करने गए थे ये लंदन के अंदर ऑन 11th of June 1814 के अंदर ये गए थे। ओके, कब गए थे ये? 11th of June 1814 को अपने एक कज़न, जो इनका सेकंड कज़न था रॉबर्ट बिलमिट, उनकी एक नाइट पार्टी अटेंड करने लंदन में गए थे। तो वहाँ पर जो उनकी कज़न की वाइफ है, जिनका नाम अपने बेट्रिक्स विलमिट जिनका नाम है, ओके, तो उनके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, उनका पूरा नाम भी आपको बताऊंगा, सारी कुछ अपने डिटेल से बात करेंगे अपने जब अपने पोइम को एनालाइज करेंगे। ओके, एन बेट्रिक्स विलमिट उनका नाम। तो वो उनकी ब्यूटी को देखकर कैरिड अवे हो जाते हैं। मतलब लॉर्ड बायरन बेसिकली एक ऐसे इंसान थे कि अगर किसी भी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते थे तो ये कैरिड अवे हो जाते थे। ओके, मतलब अट्रैक्ट हो जाना, उसके वश में चले जाना। तो ऐसा ही हुआ कि जब ये अपनी कज़न की वाइफ को देखते हैं, तो जब ये पार्टी से वापस आते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के अंदर इन्होंने पोइम को कंपोज कर दिया था। ओके, तो जानते हैं इस इंटरेस्टिंग ह्यूमन बीइंग के बारे में, लॉर्ड बायरन के बारे में, कि लॉर्ड बायरन कौन थे, लिटरेचर में इनका एरा कौन सा था। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमारे आज के जो पॉइंट हैं, जो कि आपके BA B.Ed सेकेंड ईयर के सिलेबस के अंदर है, लॉर्ड बायरन। तो देखिए, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि लॉर्ड बायरन ने एक बहुत ही फेमस, उनकी क्वाट है, एक बहुत ही फेमस लाइन उनके बारे में बोली जाती है, जो लाइन उन्होंने खुद ही अपने ही बारे में लिखी थी। ओके, तो देखिए लाइन आपके सामने लिखी है उन्होंने, आई अवॉक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। अब उन्होंने क्या कहा कि एक सुबह मैं उठा और मैंने खुद को क्या देखा कि मैं फेमस हो गया, जिसको आप कहते हैं ना कि रातों रात स्टार बनना। तो ऐसा हुआ था लॉर्ड बायरन के साथ में कि ये रातों रात स्टार बन गए थे। और स्टार कब बने थे? जब इन्होंने चाइल्ड हॉराल्स पिलग्रिमेज नाम इनकी जो कॉम्पोजिशन थी ना, आगे इसके बारे में बताऊंगा मैं। तो जब उन्होंने वो लिखी ना, तो उसके बाद में उस समय के अंदर एक स्कॉट नाम का पोइट था, मतलब उस समय बहुत फेमस था वो। तो इन्होंने उसको आप ये कि काउंटर कर दिया, उनको भी, उनकी फेम को भी क्रॉस कर गए और रातों रात स्टार बन गए। कौन? हमारे लॉर्ड बायरन। तो ये फेमस स्कॉट है, इन्होंने खुद के बारे में ही कही थी। अब चलिए बात करते हैं। बेसिकली देखिए स्टूडेंट्स, जो लॉर्ड बायरन है, इनका अगर पूरा नाम आपने देखे, रियल नेम जो इनका था वो था जॉर्ज गॉर्डन बायरन था। इनका पूरा नाम क्या था इनका, या रियल नेम क्या था इनका? जॉर्ज गॉर्डन बायरन था। और इनका जो बर्थ हुआ था वो 1788 को हुआ था, और 1824 के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। यानी कि लाइफ टेन्योर इनका क्या रहा था? बहुत ही शॉर्ट रहा था, 36 ईयर्स ओनली।
36 ईयर के बाद लॉर्ड बायरन इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, बहुत ही कम एज के थे। अब देखिए, आपको अगर ध्यान हो तो 1821 के अंदर किसकी डेथ हो गई थी? 1821 के अंदर जॉन कीट्स की डेथ हुई थी। आपको मैं स्टूडेंट से रिलेट करके बता रहा हूं, आपको याद भी रहेगा कि ये जो 1820 प्लस जो ईयर्स है ना, 21, 22 और 24, ये बहुत आपस में रिलेट करते हैं, आपस के अंदर बहुत इनका रिलेशन है, क्योंकि 1821 के अंदर बहुत ही फेमस यंगर रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स की डेथ होती है। 1822 के अंदर किसकी डेथ होती है? पीबी शेले की डेथ हो जाती है। और 24 में आप देख रहे हैं किसकी? जॉर्ज गॉड बायरन की। तो यहां से स्टूडेंट्स आपने आइडिया लगा लिया होगा कि जो लॉर्ड बायरन है, ये बेसिकली इनका जो लिटरेरी एरा है या इनकी लिटरेरी एज है वो कौन सी है? रोमांटिक एज है स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये एक रोमांटिक पोएट थे। अब रोमांटिक पोएट फेमस कौन कौन से थे? जैसे आपने देखा होगा ना कि पीबी शेले है, आपने नाम सुना है, जॉन कीट्स आपने नाम सुना है, और लॉर्ड बायरन है। ये कुछ यंगर रोमांटिक्स हैं। इसके अलावा वर्ड्सवर्थ हैं, एस.टी. कॉलरिज हैं, विलियम कलिंस हैं। ये लोग भी सारे क्या रहे हैं? रोमांटिक एज से ही बिलोंग करते हैं। लेकिन इनका तीनों का जो मैंने नाम लिया, जॉन कीट्स, पीबी शेले और जो हमारे जॉर्ज गॉर्डन बायरन है, लॉर्ड बायरन है, और एक थे हमारे रॉबर्ट सदे, ये यंगर रोमांटिक्स थे। मतलब बहुत ही कम कम एज के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। अब इनके बारे में देखिए एक स्पेशल चीज और आपको बताता हूं मैं। अब यहां पे आप देख रहे हैं एक लाइन लिखी है इनके बारे में, यहां पे मोस्ट नोटोरियस ऑफ द मेजर रोमांटिक पोएट्स। अब इनको नोटोरियस क्यों कहा जाता है? देखिए बेसिकली नोटोरियस तो मीन क्या होता है कि जो बुरे कामों के लिए जाना जाता है, जिसको अपने कुख्यात कह देते हैं। तो ऐसा नहीं था कि ये कोई बुरे काम करते थे, लेकिन नोटोरियस इनको क्यों बोला गया था उसके पीछे एक रीजन था। आप यहाँ पे ग्राफिक देख रहे हैं, आप यहाँ पे एक, और इस ग्राफिक के अंदर आप क्या देख रहे हैं कि एक बच्चे के पैर हैं और वो पैर ट्विस्ट हुए पड़े अंदर की ओर। तो स्टूडेंट्स आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जो मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारे लॉर्ड बायरन थे, इनके भी पैर क्या थे? यहां पे लिखा हुआ नीचे देखिए, क्लब्ड फुट विच कॉज्ड हिम टू सफर थ्रू आउट हिज लाइफ। वो भी क्लब्ड फुट, उनका भी एक पैर मुड़ा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए, लॉर्ड बायरन जन्म से ही क्या थे? लंगड़े थे, आप कह सकते हैं लेम थे वो, क्योंकि उनका एक पैर क्या था? क्लब्ड था, एक पैर मुड़ा हुआ था। इस तरीके से क्लब्ड फुट होता है कि अंदर की ओर जो पैर मुड़ जाते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं? क्लब्ड फुट बोलते हैं। तो ये क्लब्ड फुट लेम था, मतलब आप कह सकते हैं कि लंगड़ा था। इनका एक पैर जो था वो क्लब्ड था, जिससे ये पूरी उम्र सफ़र करते रहे। मतलब देखिए, ये एक ऐसी डिजीज होती है जिसका रीज़न तो अभी अननोन है, लेकिन ये बर्थ से ही हो जाती है बच्चों को। जिसको होती है तो ये फ्रॉम द वेरी बर्थ से ही होती है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आपने देखा कि इनको जो नोटोरियस क्यों कहा गया? क्योंकि इनके जो फिजिकल अपीयरेंस की वजह से कहा गया, और थोड़ा सा इनका जो करेक्टर था वो भी स्टूडेंट्स डाउटफुल करेक्टर था। ओके, करेक्टर समझने कि थोड़े से मतलब डाउटफुल करेक्टर के थे। एनिमल्स का इनको बहुत शौक था, एनिमल्स को मतलब अपने घर पे पाल के रखते थे। ओके, और एनिमल्स के साथ ही इंटीमेट भी होते थे, तो थोड़ा सा डाउटफुल करेक्टर के थे। और बेसिकली अगर आप देखें, लॉर्ड बायरन एक नोटोरियस रोमांटिक पोएट, इसकी वजह से भी उनको कहा जाता है कि एक तो क्लब्ड फुट था और थोड़ा सा करेक्टर उनका डाउटफुल था। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप उनका जो कंप्लीट देख सकते हैं, बर्थ वगैरह की डेट्स है, उनकी डेथ की डेट्स है। जैसे उनका जो बर्थ है वो 22 जनवरी 1788 को हुआ। डेथ उनकी 19 अप्रैल को 1824 को हो जाती है। रियल नेम उनका आपको मैंने बता ही दिया, जॉर्ज गॉर्डन बायरन। बेसिकली हमारे लिटरेचर में उनको किस नाम से जानते हैं? लॉर्ड बायरन के नाम से ही जानते हैं। ओके, अब एन इंग्लिश पोएट थे, प्योर एंड पॉलिटिशियन भी थे ये। ओके, फेमस वर्क्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, डॉन जुआन है, चाइल्ड हॉराल्ड्स पिलग्रिम्स है। इसकी मैं बात कर रहा था, इस एक स्पेशल वर्क की वजह, जिसको देखिए मैंने अभी आपके लिए राउंड किया है, ये एक ही नाम है, चाइल्ड हॉराल्ड्स पिलग्रिम्स। इसकी वजह से ये बंदा रातों रात स्टार बन गया। तभी तो उसने कहा था, आई वॉक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। हिब्रू मेलोडीज भी इनकी एक फेमस कॉम्पोजिशन है। ये इनका एक ग्राफिक आपके लिए। ओके, चलिए और बात नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आपको मैंने एक चीज़ दिखा रखी है। आपको स्टूडेंट्स ध्यान होगा
कि जिस तरीके से अभी आप इंडिया के अंदर देख रहे हैं कि बहुत सारी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जैसे कि बीजेपी है या कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी, कुछ इस तरीके की पार्टीज है। तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में उस समय 2 ही पार्टीज हुआ करती थी। जैसे यूएसए में भी राइट नाउ कितनी 2 ही हैं, एक डेमोक्रेटिक होती है, एक रिपब्लिकन पार्टी होती है। तो वैसे ही इंग्लैंड में उस समय 2 ही थी। कौन कौन सी? एक होती थी विग, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पे आप देख रहे हैं विग, और एक होती थी टॉरी। कौन सी? TORY, टॉरी। तो 2 ही पार्टीज होती थी, टॉरी एंड विग। तो जो विग सोसाइटी थी ना, विग सोसाइटी ने इनको एक नाम दिया था, लॉर्ड बायरन को एक नाम दिया था। वो नाम क्या था? विग सोसाइटी बीइंग कॉल्ड द हैंडसम पॉइंट विद द क्लब फुट। ओके, तो जो विग सोसाइटी थी, जो विग पार्टी थी, विग पार्टी ने इनको एक फेमस नाम दिया था। वो नाम क्या था? द हैंडसम पॉइंट विद द क्लब फुट। ओके, ये एक अमेजिंग फैक्ट था इनके बारे में। अब देखिए, अब अगर अपने इनकी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में देखें, सबसे पहले अगर बात करें अपने, तो 1801 के अंदर इन्होंने एक कॉलेज था, जिस कॉलेज का नाम क्या था? हैरो कॉलेज। क्या नाम था? हैरो, HARROW। हैरो कॉलेज के अंदर ये एंटर हुए 1801 के अंदर, और उसके बाद में 1805 के अंदर ये कहां चले गए? ट्रिनिटी कॉलेज चले गए। कहां पे? ट्रिनिटी कॉलेज, जो कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर है। स्टूडेंट्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर आपको पता है कि बहुत हमारे फेमस और एमिनेंट पोइट्स उन्होंने वहाँ पे स्टडी किया है। PB शैले भी ऑक्सफोर्ड के अंदर थे, कैम्ब्रिज में भी पढ़े थे। इसके अलावा जॉन डन भी कैम्ब्रिज में थे। ओके, और हमारे जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, टेनिसन भी कैम्ब्रिज से पढ़े हुए हैं। और जो हमारे लॉर्ड बायरन है 1805 के अंदर, ये भी कहाँ पे थे? ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर थे। ओके, तो हैरो कॉलेज इन्होंने कब अटेंड किया था? 1801 के अंदर। अब जब ये अपने स्कूल डेज के अंदर थे ना, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं इनके बारे में और बताता हूँ कि जब ये अपने स्कूल डेज के अंदर थे तो इनको वहाँ पर एक मेल पर्सन से, मतलब एक आदमी से इनको प्यार हो जाता है। ओके, मतलब ऐसा बड़े खुले विचारों के थे। मतलब ये खुद उन्होंने कहा था कि मेरे को वहाँ पे एक आदमी से, वहाँ पे एक मेल कैरेक्टर से मेरे को लव हो जाता है। लॉर्ड बायरन ने ये भी कहा था अपने बारे में। अब देखिए, अगर मैं इनकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो क्या हुआ था? 1815 के अंदर ही गॉट मैरिड टू अ गर्ल बाय द नेम एनाबेला मिलबैंक। अब एनाबेला मिलबैंक के साथ इनकी शादी हो जाती है। इनकी शादी कब हुई? 1815 के अंदर हुई, और इनकी वाइफ का नेम क्या था? एनाबेला मिलबैंक था। एंड हैड अ डॉटर विद हर नेम्ड ऑगस्टा अदा। अब इनकी जो डॉटर थी उनका नाम क्या था? अगस्ता अदा। ओके, इनकी मैरिज कब होती है? 1815 के अंदर हुई थी, एनाबेला मिलबैंक के साथ में हुई थी, और इनकी एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम ये क्या रखते हैं? ऑगस्टा अदा। इन 1816, अब अगले ही साल क्या होता है? 16, दाउ शी लेफ्ट हिम बिकॉज ही वॉज एब्यूजिव टुवर्ड हर। अब 1815 में तो इनकी शादी होती है। 1816 में इनकी जो वाइफ है इनको छोड़ के चली जाती है। क्यों छोड़ के चली जाती है? क्योंकि ये उसके प्रति एब्यूजिव थे। एब्यूजिव का मतलब कि ये गाली गलौज करते थे, बुरा व्यवहार करते थे उसके प्रति। मतलब अपनी वाइफ के साथ ये लड़ाई झगड़ा करते थे, उनको गालियां देते थे, एब्यूजिव थे। तो जिस वजह से इनकी वाइफ इनको नेक्स्ट ईयर ही छोड़ के चली गई इनकी शादी के बाद में। ओके, अब उसके बाद में क्या हुआ? जब इनकी वाइफ इनको छोड़ के चली गई तो हमारे लॉर्ड बायरन थे वो कहाँ चले गए? अब वो स्विट्जरलैंड चले गए वहां से। ओके, कहाँ चले गए? स्विट्जरलैंड चले गए। यहाँ पे लिखा ना, बायरन स्विट्जरलैंड एंड सेटल्ड एट जेनेवा। लॉर्ड बायरन कहाँ पे चले गए? स्विट्जरलैंड में चले गए, और वहां पे एक जगह है जेनेवा, वहां पे जाके सेटल हो गए, नियर पर्सी बिश शैले। अब आपको मैंने बता ही दिया कि PB शैले भी यंगर रोमांटिक थे, जॉन कीट्स भी यंगर रोमांटिक थे। ओके, रॉबर्ट सौदे भी क्या थे? यंगर रोमांटिक थे। तो उस समय जब ये वहां से निकल के चले गए, इंग्लैंड से कहाँ चले गए? ये स्विट्जरलैंड चले गए। तो स्विट्जरलैंड के अंदर क्या था? जिनेवा में पहले से ही PB शैले वहां पे रह रहे थे, और कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि PB शैले के पास में ही जाके ये रहने लग गए। ओके, फिर क्या हुआ? एंड मैरी गॉडविन, और मैरी गॉडविन जहां पे मैं दिखा रहा हूं देखिए आपके लिए कि शैले यहां पे रह रहे हैं, और साथ में कौन रह रहा है? मैरी गॉडविन रह रही है, और वहीं जाके कौन रहने लग गए? हमारे जॉन कीट्स रहने लग गए। ओके, मैरी गॉडविन who had eloped and Mary Godwin's stepsister Claire Claremont
विद whom Byron had begun an affair in England. अब क्या हुआ क्या था कि जो मैरी गॉडविन थी ना, मैरी गॉडविन्स की एक स्टेप सिस्टर थी जिनका नाम क्या है, क्लेयर माउंट। यहां पे आप देख रहे हैं ये किसकी स्टेप सिस्टर थी, ये इसकी थी, मैरी गॉडविन की। देखिए दोबारा फिर समझिए, लॉर्ड बायरन की वाइफ जब इनको छोड़ के चली गई 1816 के अंदर, तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो गए, कहाँ पे चले गई, ये स्विट्जरलैंड चले गए। स्विट्जरलैंड में कौन सी जगह पे गए, जिनेवा में चले गए। जिनेवा में पहले से कौन रह रहे थे, पीबी शैले रह रहे थे, किसके साथ में, मैरी गॉडविन के साथ में रह रहे थे। ओके, तो वहां पे जब ये जाते हैं तो मैरी गॉडविन की एक स्टेप सिस्टर है जिनका नाम क्या है, क्लेयर माउंट, उसके साथ में लॉर्ड बायरन वहां से भाग जाते हैं और उनका अफेयर शुरू हो जाता है क्लेयर माउंट के साथ में। कहाँ पे जाके, इंग्लैंड। तब ये वापस बंदा कहाँ चला जाता है, इंग्लैंड वापस चला जाता है। ओके, तभी आपको मैंने शुरू में कहा था कि लॉर्ड बायरन का कैरेक्टर थोड़ा सा डाउटफुल था, कि ये कुछ इस तरीके के मतलब स्लिपरी काइंड ऑफ पर्सन, कि हर जगह मतलब ये ऐसे मतलब कहीं भी किसी को भी देख के स्लिप हो जाते थे ना। ओके, तो ये इनकी लाइफ की एक और इंटरेस्टिंग इवेंट थी। इसकी अगर अपने बात करें तो जब इन्होंने लिखना शुरू किया, अब देखिए एक जो पोइट है उसकी पहचान तो उसकी कॉम्पोजिशन से ही होगी ना। तो इन्होंने लिखना कब शुरू किया, सबसे पहले इन्होंने 1807 के अंदर एक बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन लिखी, ओके, जिसका नाम क्या था, आवर्स ऑफ आइडलनेस। देखिए लॉर्ड बायरन का जो पहला कॉम्पोजिशन था वो कब इन्होंने कंपोज किया, आवर्स ऑफ आइडलनेस इन 1807। इट रिसीव्ड, अब आगे देखें तो क्या हुआ, इट रिसीव्ड बिटर क्रिटिसिज्म फ्रॉम एडिनबर्ग रिव्यू। अब वहाँ का एक जर्नल था एडिनबर्ग रिव्यू, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हुआ था, इन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म किया इनका, आवर्स ऑफ आइडलनेस का बहुत क्रिटिसिज्म किया, मतलब बहुत उसकी निंदा की गई उसके कंपोजिशन की। अब आगे लिखा भी देखिए, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स वाज द रिजल्ट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म। अब क्या हुआ कि जब इनके आवर्स ऑफ आइडलनेस को क्रिटिसाइज किया गया तो इन्होंने एक नया वर्क कंपोज किया, और वो कंपोज कौन सा किया, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स, ये इनका एक और कंपोजिशन था। ओके, इन हिज इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स ही क्रिटिसाइज ऑलमोस्ट ऑल लिटरेरी मैन। अब इन्होंने क्या किया, अपने इस कॉम्पोजिशन में जितने भी लिटरेरी मैन थे सभी को इन्होंने क्रिटिसाइज किया। यानी कि लॉर्ड बायरन को इनकी कॉम्पोजिशन आवर्स ऑफ आइडलनेस के लिए क्रिटिसाइज किया गया एडिनबर्ग रिव्यू के द्वारा। फिर बाद में इन्होंने कौन सा वर्क लिखा, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स। तो इसने अपने इस कॉम्पोजिशन के अंदर जितने भी लिटरेरी मैन है, ऑलमोस्ट जितने भी फेमस थे, उन सभी को क्रिटिसाइज किया। स्कॉट एंड वर्ड्सवर्थ वर आल्सो स्टोराइज्ड इन दिस स्टाइल। अब ये एक प्रकार की स्टाइल था, मतलब एक प्रकार का व्यंग्य था ना, स्टाइल कॉम्पोजिशन थी, हिस्टोरिकल कॉम्पोजिशन थी। इवन इन्होंने यहाँ पे वॉल्टर स्कॉट और वर्ड्सवर्थ को भी नहीं छोड़ा। अब ये स्कॉट, शुरू में मैंने कहा था ना कि स्कॉट इस समय बहुत नेम और फेम लेके बैठे हुए थे। जब लॉर्ड बायरन ने कौन सा कंपोजिशन लिखा, चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज, जब वो छपा तो रातों रात स्टार बन गए लॉर्ड बायरन, और वॉल्टर स्कॉट को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। इट वॉज रिटन इन अ मैनर ऑफ पोप्स डनशेड इन हैरक कॉपलेट। अब देखिए अलेक्जेंडर पोप, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इनकी बहुत ही फेमस कॉम्पोजिशन पढ़ी थी आपने, ऑड ऑन सॉलिट्यूड। ओके, तो पोप की कंपोजिशन थी डनसियड। अब डनसियड किस में लिखी गई थी, हैरक कॉपलेट में लिखी गई थी। तो इसी मीटर के अंदर इन्होंने उस स्टाइरिकल कंपोजिशन को लिखा, इंग्लिश बार्ड्स एंड स्कॉच रिव्यूअर्स को। He denounced the romantic poetry and accepted the artificial style of Pope and Dryden. इन्होंने रोमांटिक पोइट्री को तो क्या किया, मतलब उसकी निंदा की है ना, और कहते कि उसको गिव अप कर दो, उसको छोड़ दो। और किसके स्टाइल को अपनाया इन्होंने, आर्टिफिशियल स्टाइल, मतलब जो किसका था, पोप का था, ड्राइडन का था। मतलब पोप और ड्राइडन, पोप कौन, अलेक्जेंडर पोप, और ड्राइडन जॉन ड्राइडन, ये ऐसे पोइट हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल स्टाइल ऑफ पोइट्री को मतलब आप कहें कि लेके आए थे इंग्लिश के अंदर। तो उन्होंने उनके स्टाइल को फॉलो किया, और वर्ड्सवर्थ और जो वॉल्टर स्कॉट थे उनको क्रिटिसाइज किया। ओके, तो आगे कुछ उनकी और कंपोजिशन की बात करते हैं। दिस इज हिज मास्टरपीस। अगर अपने बात करें ना, इसी की मैं बात कर रहा था। चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज was written in 1809 during
हिज विजिट टू यूरोप एंड ओरिएंट। अब जब उन्होंने यूरोप और ओरिएंट को विजिट किया 1809 के अंदर, तब उनका मास्टरपीस आया हमारे सामने। क्या नाम था? चाइल्ड हेराल्ड्स पिलग्रिमेज। दिस वॉक मेड हिम सडनली फेमस एंड सक्सेसफुल। अब अचानक से वो क्या हो गया? कामयाब हो गया, फेमस हो गया। ही His fame overshadowed the fame of Scott। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने वॉल्टर स्कॉट को भी पीछे छोड़ दिया, जो उस समय बहुत फेमस थे। और ये कोट अपने पहले बात कर चुके हैं कि तभी उन्होंने अपने बारे में ये कहा था, आई वॉक वन मॉर्निंग एंड फाइंड माई सेल्फ फेमस। मैं एक दिन उठा और मैं बहुत फेमस हो गया। अब यहाँ पे कुछ और उसके मैं वर्क्स की बात कर रहा हूँ, जैसे द प्रिजनर ऑफ चिलियन है, केन एंड मैनफ्रेड है, एक ड्रामा था जो कि डॉन जॉन था, द विजन ऑफ जजमेंट। डॉन जॉन एक प्रकार की क्या थी? ट्रेजेडी थी। ओके, क्या थी? एक प्रकार की ट्रेजेडी थी ये। तो आप ये देख रहे हैं कि इनका जो नेम और फेम है वो किस पे डिपेंड करता है? इनके फेमस कंपोजिशन चाइल्ड हेराल्ड पिलग्रिमेज। उसके बाद में लोगों के नोटिस में आए कि लॉर्ड बायरन कौन है, और जॉर्ज गॉर्डन बायरन किस नाम से फेमस हो गए? लॉर्ड बायरन के नाम से फेमस हो गए। ओके, अब चलिए बात करते हैं जॉर्ज गॉर्ड या लॉर्ड बायरन की डेथ कब होती है। ही डाइड ऑफ फीवर एट द एज ऑफ 36 इन 1824। अब हुआ यूं था कि 19 अप्रैल 1824 के अंदर इनको फीवर हुआ, और 36 साल की एज के अंदर एक फेमस नोटोरियस रोमांटिक पोएट इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। उसकी डेथ हो जाती है फीवर की वजह से। और फॉलोइंग बाय लाइन्स बाय हिम डिस्क्राइब द ट्रेजिक लाइफ। अब जब उन्होंने अपने अंतिम दिनों में एक कुछ फेमस लाइनें अपने बारे में लिखी थी, जहाँ तो वो खुद के बारे में लिख रहा है कि आई वॉक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस, कि मैं एक दिन उठा और मैं स्टार बन गया, मैं फेमस हो गया। वहीं वो अपनी ट्रेजिक लाइफ के बारे में भी बता रहा है। माई डेज आर इन येलो लीफ, द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ऑफ लव आर गॉन, द वॉर्न, द कैंकर एंड द ग्रीफ आर माइंड अलोन। कहता है कि मेरी लाइफ में जो भी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स थे, लव एंड हार गॉन, सब कुछ जो अच्छा था या उसका जो लव था उसके जीवन में से चला गया। उसके पास सिर्फ क्या बचा? दुख और अकेलापन। माई डेज आर इन येलो लीफ, कि मेरे दिन ऐसे येलो पत्तियां बन गई। मतलब अब वो उसको अपने अच्छे दिनों की याद करके ऐसा लग रहा है कि यार अब वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उसकी वाइफ भी उसको छोड़ के चली गई है। ओके, और इस तरीके से एक फेमस रोमांटिक पोएट की डेथ हुई 36 ईयर की एज के अंदर। यहाँ पे लिखा है लॉर्ड जॉर्ज गॉर्डन बायरन डाइड ऑफ फीवर ऑन अप्रैल 19, 1824। बुखार की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। ओके, लॉर्ड बायरन की। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि लॉर्ड बायरन कौन थे। रियल नेम इनका जॉर्ज गॉर्डन बायरन था। नोटोरियस रोमांटिक पोएट थे। क्लब्ड फुट था, और क्लब्ड फुट ही वास्तव में इनकी पहचान बना, क्योंकि विग सोसाइटी ने इनको क्या कहा था? हैंडसम पोएट विद द क्लब्ड फुट। ओके, नोटोरियस नेचर के थे, थोड़ा स्लिपरी काइंड ऑफ इनका करेक्टर था। वाइफ से ज़्यादा शादी इनकी नहीं चली। 1 साल बाद इनकी वाइफ इनको छोड़ के चली गई। ओके, और ज़्यादातर बेसिकली जब ये वहाँ पे चले गए थे, स्विट्जरलैंड चले गए थे बाद में, अपनी वाइफ जब इनको छोड़ के चली गई थी, तो वहाँ पे जाके ये क्लियर माउंट के साथ भाग जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि यार मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ ऐसे ही मैंने बिता दिया, ऐसे ही औरतों के पीछे भागता रहा, ऐसे उसको लगता है, उसको फील होता है ऐसे। ओके, और एट द एंड ऑफ द डे उसको क्या लगता है कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन में सिर्फ दुख है, अकेलापन है मेरे जीवन के अंदर। ओके, और बहुत फेमस लॉर्ड बायरन, क्रॉसिंग द बार इनके कॉम्पोजिशन है, वन ऑफ माई फेवरेट। अब शी वॉक्स इन ब्यूटी बेसिकली एक शॉर्ट लिरिक है। तो स्टूडेंट्स, आप वेट करिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पोइम को डिस्कस करने वाले हैं। हम उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं शी वॉक्स इन ब्यूटी का। आपको बहुत 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 अच्छी लगने वाली है पोइम, और हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे, हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, उसके सेंट्रल आइडिया के बारे में जानेंगे। ओके, तो उसके लिए आप नेक्स्ट जो मेरी वीडियो उसका वेट कीजिए, और आप कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं ऑलरेडी, और कमेंट्स में बताते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, और अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप हमें बताते रहें। ओके,
तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं हमारी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो इसी पोइम का दूसरा पार्ट होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।